गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कंप्रेशन मेंबर का ही पार्ट है। यहाँ पे स्प्लाइस डिज़ाइन से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा बेस प्लेट से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी कर लेंगे, और ताकि हमारा कंप्रेशन मेंबर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। फिर हम लोग बीम को डील करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो SSC JEE में आया है। ये 3 बार पूछा गया है। अब ये पूछा गया था इसीलिए मैं इस टॉपिक को कवर किया। बाकी इसका टॉपिक IAS में बहुत कम पूछा गया है, गेट में भी इसका वेटेज बहुत कम है, लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा गया इसलिए मैंने क्या किया, इसको डील कर दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? SSC JEE 2009, 2015, 2017, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आप पढ़ते हो यहाँ पे स्टील में, और यही प्रॉब्लम अगर आप जाओगे तो आपको RCC में भी मिल जाएगी। तो RCC में जो स्प्लाइस हो और चाहे ये स्प्लाइस हो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम है। स्प्लाइस का यूज़ क्यों करते हैं? अब पहला कह रहा है कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम और नन ऑफ दिस। तो आप बताओ कि स्प्लाइस को हमने डील किया था, स्प्लाइस क्यों यूज़ करते हैं? स्प्लाइस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपके पास सपोज दैट 2 कॉलम है लेकिन उनकी लेंथ जो है लिमिटेड है, और आपको सपोज दैट ज़्यादा लेंथ का कॉलम चाहिए, तो उनको जोड़ करके हम लोग स्प्लाइस का यूज़ करते हैं। इसका मतलब सपोज दैट कि एक कॉलम आपके पास ये कॉलम है, समझने के लिए सपोज दैट दिस कॉलम, ठीक, ये कॉलम है और इसको आपको जोड़ना। मान लिया आपके पास ये लेंथ आपको यहाँ से यहाँ चाहिए लेकिन आपके पास सिर्फ कॉलम यही है, तो इसी कॉलम को फर्दर आप जोड़ दीजिए दूसरे कॉलम से, ठीक है, ऐसे करके। दिस इज द कॉलम। इस तरीके से आप चीज़ों को जोड़ सकते हो। दिस इज द कॉलम, सेकेंड कॉलम, ठीक है। ये हो गया कॉलम। ये आई सेक्शन होता है, टॉप में मैं आपको ये क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप स्प्लाइस प्लेट का यूज करते हो। दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो इसको आप बोलते हो स्प्लाइस बोलते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जो है आपको स्प्लाइस करना पड़ता है। तो दोनों में अंतर देखो, लैप लेंथ अलग होता है, स्प्लाइस अलग होता है। स्प्लाइस में जो कनेक्ट किया जाता है वो इंड टू इंड कनेक्ट किया जाता है। 2 कॉलम होंगे, उनको आप इंड टू इंड कनेक्ट कर सकते हो। उसके साथ में साइड से आप क्या लगाओगे, स्प्लाइस प्लेट, तो इसको बोलते हैं स्प्लाइस। तो स्प्लाइस का जो यूज़ किया जाता है कॉलम स्प्लाइस का, टू इंक्रीज द कॉलम लेंथ, स्ट्रेंथ को मजबूत नहीं करना। अगर मेरे को स्ट्रेंथ ही मजबूत करनी होती तो हम क्या करते, कॉलम का साइज बढ़ा देते, कॉलम की जो आपका सेक्शन यूज कर रहे हो उसकी आपकी थिकनेस वगैरह बढ़ा देते, डेप्थ बढ़ा देते। यही कॉलम इतना थिनर दिख रहा है, इसको हम इतना बढ़ा देते। तो ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, तो स्ट्रेंथ नहीं, यहाँ पे मेन पर्पज जो हमारा होता है वो लेंथ ऑफ कॉलम होता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लेंथ ऑफ कॉलम अवेलेबल होते हैं और आपको चाहिए सपोज दैट कि ज़्यादा लेंथ का कॉलम चाहिए। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि उसको बनाया जाए, आपका क्या कह सकते हैं, इंडस्ट्री में बनाया जाए, क्योंकि उसको कहीं पे जब आप इंडस्ट्री में बनता है फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी अगर बहुत ज़्यादा लेंथी कॉलम आपने बना दिया। दूसरी बात, उसको रखने में दिक्कत आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से कॉलम लेंथी बहुत ज़्यादा नहीं बनाए जाते हैं। लिमिटेड लेंथ रहती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लेंथ का बनाना भी है तो आप स्प्लाइस कर दीजिए और जोड़ के उसको बना लीजिए, तो आपका प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, लॉन्ग लेंथ का कॉलम हो जाएगा। तो स्प्लाइस इसलिए यूज़ करते हैं। ओके, चल, तो दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ द डेप्थ ऑफ द सेक्शन ऑफ एन अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन द लोअर कॉलम, इफ द डेप्थ ऑफ द सेक्शन ऑफ एन अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन द लोअर कॉलम। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो आपका कॉलम है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कराऊंगा सारी चीजें। देखो क्या हो रहा है कि इस ऑप्शन को समझने के लिए आपको थोड़ा डायग्राम बनाना चाहिए। इसने बोला है कि एक कॉलम है, नीचे का कॉलम बना देते हैं। मैंने एक कॉलम बना दिया, नीचे का जो कॉलम थोड़ा थिकर है, उसने बताया है प्रॉब्लम में। तो नीचे का जो कॉलम है वो आपका थिकर है, तो भाई थिकर बना दिया। चलो, ये हो गया आपका थिकर, ये हो गया आपका थिकर कॉलम हो गया। चलो, उसके बाद में ऊपर से जो लगाया गया है वो है थिनर कॉलम, लेकिन अब डायरेक्ट तो इस पे आना नहीं चाहिए, तो इसके लिए एक आप लगाओगे बेस प्लेट या बेरिंग प्लेट। तो इसको बोलते हैं
दिस इज कॉल्ड बियरिंग प्लेट। क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो लोड ट्रांसफर सही से नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बियरिंग प्लेट, बियरिंग प्लेट, ठीक। और इसके ऊपर क्या करते हैं, ये है आपका कॉलम जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसकी थिकनेस वगैरह कम रहती है, दिस इज द कॉलम। तो दिस इज द कॉलम, ये है कॉलम, ठीक, ये है कॉलम आपका, ओके। ये कॉलम ऊपर वाला है जिसको बताया गया दिस इज मच स्मॉलर देन द लोअर कॉलम, तो मैंने वैसे ही बना दिया। अब इसके ऊपर लोड आएगा, दैट इज पी लोड आ गया आपका, और हो सकता है कि बेंडिंग मोमेंट एम भी आ जाए, ओके। अब देखो यहाँ पे, देखिए अगर ये डायरेक्ट आप इसके ऊपर रख देते तो लोड का ट्रांसफर नहीं होता। अब होगा क्या, जैसे पी लोड और एम की वजह से लोड जो आएगा वो क्या करेगा, इस कॉलम में आएगा, इस कॉलम से इस बियरिंग प्लेट में जाएगा, और इस बियरिंग प्लेट से आपका इस कॉलम में ट्रांसफर होगा। इस कॉलम से नीचे कंक्रीट ब्लॉक होता है, सपोज दैट नीचे कंक्रीट ब्लॉक है, इसको ट्रांसफर करेगा, और कंक्रीट ब्लॉक क्या करेगा, सॉइल मास को ट्रांसफर कर देगा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस तरीके से लोड का ट्रांसफर होता है। तो नीचे हमने बना दिया कंक्रीट का बेस, ये होता है कंक्रीट का बेस, तो दिस इज कंक्रीट बेस, तो दिस इज कॉल्ड कंक्रीट बेस। चल अब यहाँ पे देखो आपको स्प्लाइस यूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिलर प्लेट का, फिलर मटेरियल का यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज फिलर, दिस इज फिलर, दिस इज कॉल्ड फिलर मटेरियल। तो आप इसको यूज करोगे फिलर प्लेट का, फिर जा करके आप यूज करोगे स्प्लाइस प्लेट का। दिस इज द स्प्लाइस प्लेट, दिस इज द स्प्लाइस प्लेट, पहले भी डील कर चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ये है स्प्लाइस प्लेट, ठीक। तो इसको बोलते हैं, ये बोल्ट रिविट्स लगाए गए हैं, ये आपको जो लाइन में दिखाए जा रहे हैं एक तरीके के क्या है, रिविट्स या बोल्ट हो सकते हैं। सेम कहानी आपको यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे जोड़ोगे दिस इज द प्लेट, कुछ इस तरीके से आप आकर के इसको जोड़ दोगे, ये इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड स्प्लाइस, दिस इज कॉल्ड फिलर प्लेट, दिस इज कॉल्ड स्प्लाइस प्लेट, स्प्लाइस प्लेट ही होती है एक तरीके की। तो आप देख सकते हो कि जब आपके पास डिफरेंट साइज के कॉलम होंगे, ऊपर का कॉलम थिनर होगा, नीचे का कॉलम थिकर होगा, तो दिस इज कॉल्ड थिनर, मैं लिख देता हूं थिन कॉलम, और इसको बोल सकते हो थिक कॉलम। तो इस तरीके से, तो इसका करेक्ट आंसर देखो, जिसमें आपको सारा यूज किया होगा, जिसमें बेस प्लेट भी हो, जिसमें आपकी बेस प्लेट भी हो, उसके साथ में आपका फिलर मटेरियल भी हो, उसके साथ में आपका स्प्लाइस भी हो। अब चार ऑप्शन में से खुद पहचानना आपको है क्या, इफ द डेप्थ ऑफ सेक्शन एंड अपर कॉलम इज मच स्मॉलर देन द लोअर कॉलम, क्या कह रहा है, बियरिंग प्लेट आर प्रोवाइडेड विद द कॉलम स्प्लाइस। इसका मतलब है सिर्फ आप ये बियरिंग प्लेट के साथ में सिर्फ स्प्लाइस यूज करो, इसका यूज नहीं करो। अगर इसका यूज इस ऑप्शन में नहीं किया गया तो क्या होगा, ये वाली पहली बात तो स्प्लाइस नहीं लगा पाओगे। भाई स्प्लाइस तभी लगेगी ना जब आपस में यहाँ पे कोई मटेरियल होगा, जब तक इसको जोड़ोगे नहीं तो इसकी अच्छे से बॉन्डिंग ही नहीं होगी, अच्छे से क्लैंपिंग एक्शन ही नहीं आएगा। इस वजह से आपको यहाँ पे फिलर मटेरियल लाना पड़ेगा, तो इस वजह से फिलर प्लेट यूज करनी पड़ती है। तो केवल अगर आपको बोला जाए कि बियरिंग प्लेट के साथ में अगर आपने यूज किया स्प्लाइस है तो इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, ठीक है, उससे आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, फिलर एंड बियरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद कॉलम स्प्लाइस। फिलर प्लेट के साथ फिलर एंड बियरिंग प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद द कॉलम स्प्लाइस। हाँ, ये बात सही हो सकती है क्योंकि मेरे ऑप्शन में तीनों चीजें हैं। क्या क्या है, एक तो बियरिंग प्लेट है, उसके साथ फिलर है, उसके साथ में क्या है, स्प्लाइस है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट, सी कह रहा है फिलर प्लेट्स आर प्रोवाइडेड विद द कॉलम स्प्लाइस। अब फिलर प्लेट तो यूज कर लिया लेकिन बेस प्लेट यहाँ नहीं यूज किया, सॉरी बियरिंग प्लेट नहीं यूज किया, तो बियरिंग प्लेट भी होना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन आईएएस लेवल के हैं, फिर भी एसएससी जेईई में पूछा है। अगर ये आईएएस में एक बार पूछ लिया तो लोग गलत कर देंगे। ये तभी क्लियर होता है पिक्चर से, डायग्राम अगर मैंने क्लियर कर दिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, बिना फिलर मटेरियल को यूज किए प्लेट का आप कॉलम को नहीं बना सकते। चल,
फिर क्या कह रहा है, नाइदर फिलर और नार बियरिंग प्लेट आर प्रोवाइडेड, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना आप फिलर प्लेट और बिना आपका बियरिंग प्लेट यूज किए कॉलम को ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन अ लोड इज एक्सर्टेड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस थ्रू कॉन्टैक्ट, तो दिस स्ट्रेस इज नोन एज। अब देखो कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर कोई स्ट्रेस आती है, सपोज दैट इस तरीके से कोई कॉलम है, दिस इज द कॉलम, दिस इज द कॉलम, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट है, नीचे मान लेते हैं कि भाई कंक्रीट का ब्लॉक है आपका, ये है कंक्रीट का ब्लॉक। तो होता क्या है, जब इस पे लोड कोई लगाते हो, पी मान लेते हैं, लोड आया पी, जब लोड ट्रांसफर करना होता है ना, तो सबसे पहले कॉलम का लोड किस में आता है, इसमें बेस प्लेट में आता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो इसका कॉन्टैक्ट होगा, तो कॉन्टैक्ट में अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट में मैं स्ट्रेसेस दिखा रहा हूँ इस तरीके से कुछ आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्टैक्ट के थ्रू इन कंप्रेशन में अगर कोई नेचर होता है तो उसे बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेसेस। क्या बोलते हैं, बियरिंग। अब बहुत अच्छे से डील किया था, याद करो जब मैंने पढ़ाया था कनेक्शन, तो वहाँ पे आपको बोल्ट के केस में बताया था कि व्हाट इज बियरिंग क्या होता है। तो बियरिंग में क्या होता है कि दो सरफेस का कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक, दो सरफेस का कांटेक्ट होना चाहिए और आपका कंप्रेशन लोड होना चाहिए, तब जाके उसको आप क्या बोल पाओगे, बियरिंग स्ट्रेस। अब आप पढ़ सकते हो, अ लोड इज एक्सर्टेड ऑन द ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस। अब क्या हो रहा है, जो बेस प्लेट का सरफेस है वो कंक्रीट के सरफेस को ट्रांसफर कर रहा है लोड को, ठीक है, टू अनदर इन कॉन्टैक्ट के थ्रू द स्ट्रेस इज नोन एज बियरिंग स्ट्रेस। क्या बोल पाओगे इसको, बियरिंग। देखिए शेयरिंग नहीं होता, बेंडिंग नहीं होता, डायरेक्ट भी नहीं होता। तो कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर आपको ऑप्शन में बोला है तो दिस इज कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग लोड बोल दो या इसको स्ट्रेस ही रखते हैं, दिस इज कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेस। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बियरिंग स्ट्रेस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, अगला क्वेश्चन है, अ कंप्रेशन मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ एन एंगल सेक्शन। एक कंप्रेशन मेंबर है कंसिस्टिंग ऑफ एन एंगल सेक्शन है, मे बी कंटिन्यूअस मेंबर, डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल स्ट्रेट, डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल स्ट्रेट और ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर कोई, यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस तरीके से, ये कोई ट्रस असेंबली है जिसके थ्रू अगर आप समझोगे, ये सपोज दैट मेंबर है उसके इस तरीके से, ये आप इसको ऐसे कनेक्ट करा दिया, तो आप देखोगे कि ये मेंबर है, यहाँ से गया आगे बढ़ता चलेगा, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। अगर इस मेंबर की बात करूँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट की, तो दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। और ये ध्यान रहे कि जो आपका स्ट्रेट होता है दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन मेंबर, और इस कंप्रेशन मेंबर का यूज आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में होता है। कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। तो आप देख सकते हो कि एक तो ये वाला मेंबर ए से लेके बी और सी, तो ए से लेके सी ये कंटिन्यूअस होगा, और ये जो सी और डी है ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये आपका सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और दो ही जॉइंट पे गया है। मोर देन 2 जॉइंट होगा तभी आप उसको कंटिन्यूअस स्ट्रेट बोल पाओगे। तो इसका मतलब है, इस बात को समझे, कंटिन्यूअस मेंबर भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस सिंगल एंगल हो सकता है, बिल्कुल, डिसकंटिन्यूअस डबल एंगल। तो जहाँ जहाँ स्ट्रेट यूज किया है, जहाँ जहाँ स्ट्रेट यूज किया है, इसका मतलब है कि आपका ये कंप्रेशन मेंबर हो सकता है। तो हम लोग एंगल सेक्शन का यूज यहाँ पे करते हैं, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे। अरे आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, बाद में इसको रफ करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा एक कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे मेंस का, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाए, क्योंकि बेस प्लेट का एक क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा सा कर लेंगे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। चल नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, अगला पॉइंट हम लोग डील करने वाले हैं
4 हो गए क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, कम से कम पहले भी मैं 42-45 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 10 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब जितना SSC JEE में आया होगा आप देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। उसके अलावा आप IAS के भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, उसके अलावा आप गेट के भी क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि कन्वेंशनल क्लास मैंने ले रखी है, 5 क्वेश्चन मैंने कराए थे मेंस की क्लास में, तो उससे आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन डील करते हैं। 4 तक तो हो गए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। चल 2017 में पूछा गया है जी। चल, इफ द डेप्थ ऑफ 2 कॉलम सेक्शन आर इक्वल, if the depth of two column section are equal then the column splice is provided. Then the column splice is provided पहला ऑप्शन with filler plate, B option with bearing plates, ठीक। उसके बाद में सी ऑप्शन है विथ फिलर एंड बियरिंग प्लेट्स, बियरिंग प्लेट्स डी नन ऑफ दीज। चल ये कहानी इसने बता रखी। चल ये क्वेश्चन नंबर आपका था 5th। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर क्या है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये 2017 में 2 बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम SSC JEE। चल 2 बार ये 2017 में आ चुका है। चल अब बात कर लेते हैं पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ए, loaded column are supported क्या कह रहा है, लोडेड कॉलम आर सपोर्टेड ऑन कॉलम बेस, ये इसने बता रखा बेसिस। अच्छा उसके बाद कह रहा है कॉलम बेसिस ट्रांसमिट। अभी आपको क्लियर हो जाएगी सारी कहानी। कॉलम बेसिस ट्रांसमिट द कॉलम लोड, ट्रांसमिट द कॉलम लोड टू द कंक्रीट फाउंडेशन, ठीक है। चल नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं सी पॉइंट। सी कह रहा है कॉलम लोड इज स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ऑन द कंक्रीट। कॉलम लोड इज स्प्रेड ओवर
spread over a large area, on the concrete. डी ऑप्शन है, all option to be correct, all option are correct. ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक आसान क्वेश्चन लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन ये है, मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स required for to build a built-up column. built-up column के लिए क्या जरूरत पड़ती है? ऑप्शन ए 3, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 6। सारी कहानी मैंने डील कर रखी है। चलो एक एक क्वेश्चन करके डील करते हैं। क्या है कहानी? आईएएस में ये पूछा है। चल अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सारी कहानी क्या है। पहला कह रहा है इफ द डेप्थ ऑफ 2 कॉलम सेक्शन आर इक्वल। अभी हमने डील किया था कि जब अभी एक कहानी आपको पूरी समझाई थी कि जब डेप्थ ऑफ सेक्शन वहाँ पे आपकी अलग अलग रहती थी। अब केस में आपको बताया गया है कि ये है कॉलम, ये है कॉलम, ठीक, दिस इज द कॉलम, दिस इज द कॉलम, और इसके नीचे एक और आपने सेम साइज का उसने बता दिया है, सेम साइज का कॉलम आपने इसको जोड़ दिया। चल ये लोड इस पे आ रहा है P। इसने क्वेश्चन में बोला है कि if the depth of 2 column section are equal then the column splice is provided। अब इसमें किसके साथ प्रोवाइड करोगे? विथ फिलर प्लेट, विथ बेयरिंग प्लेट, विथ फिलर एंड बेयरिंग प्लेट, नन ऑफ दिस। क्या आप बताओ यहाँ पे कहीं फिलर प्लेट लगा पाओगे? जब सेम साइज के कॉलम रहेंगे तो कहीं पे नहीं लगा पाओगे। अगर ये थिकर होता, ये थिनर होता, तब हम लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे कहीं जगह नहीं है जो आप लगाओगे। इसका मतलब है कि बेयरिंग प्लेट का यूज आप नहीं कर पाओगे, ठीक। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि बेयरिंग प्लेट का यूज आप नहीं कर पाओगे, उसके साथ में क्या है? फिलर प्लेट है। अब फिलर प्लेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फिलर प्लेट नहीं है, बेयरिंग प्लेट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बीच में कहीं पे लोड आना नहीं है, सीधे कॉलम टू कॉलम आएगा और इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्या? स्प्लाइस की ही। तो इसने आपको बता रखा है कि स्प्लाइस की जो ज़रूरत है आपको, वो सिर्फ कहाँ पे पड़ेगी? वो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसमें? जब आप यहाँ पे जो कॉलम है सेम साइज का दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो बोला है सेक्शन आर इक्वल देन द कॉलम स्प्लाइस इज प्रोवाइडेड विथ। कॉलम स्प्लाइस किसी के साथ नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे कॉलम स्प्लाइस ही यूज़ करोगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया? स्प्लाइस से जोड़ दिया। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लाइस। ये पूरे प्रोसेस को क्या बोल दिया? ये है स्प्लाइस प्लेट आपके, ठीक। अब देखो यहाँ पे फिलर प्लेट भी नहीं है और बेयरिंग प्लेट भी नहीं है, इसका मतलब है कोई भी ऑप्शन सही नहीं हुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी आप इसको रटना नहीं है, बस समझ लो पिक्चर फॉर्म में। अगर आप पिक्चर फॉर्म में इसको याद रखोगे कि यार कॉलम सर ने बताया था कहाँ पे फिलर प्लेट लगती है, कहाँ पे बेयरिंग प्लेट लगती है, तो हर क्वेश्चन करके आप आ जाओगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। लोडेड कॉलम आर सपोर्टेड ऑन कॉलम बेस। अब देखो इसी कहानी को मैं यहीं पे ऐसे समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा एक बेस प्लेट हम लोग लगाते थे। ये बात कर लेते कॉलम है ऐसे ही, इसको हटाओ। ये कहानी तो मैंने समझा दी थी आपको, इसको हटा सकते हो। इसको आप डायग्राम चाहो तो बाद में बना लेना, अभी के लिए यहाँ पे छोड़ देता है। देखो ये क्या होता है, यहाँ पे बेस प्लेट यूज करते हो। ये कॉलम मान लेते हैं इतना लेंथ का कॉलम है, थोड़ा कम बना सकते हो, ज़्यादा भी बना सकते हो। मैं यहाँ तक रखता हूँ। चलो इस कॉलम की जो लेंथ है ना, वो मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, ये कर दिया।
ये है कॉलम, ये है बेस प्लेट, बेस प्लेट, ओके। इसके नीचे आप क्या करते हो, कंक्रीट का एक ब्लॉक बनाते हो, दिस इज कंक्रीट ब्लॉक, और इसके नीचे होती है सॉइल, तो दिस इज द कंक्रीट ब्लॉक। आपने प्रैक्टिकली देखा भी हो, कभी रेलवे स्टेशन पे जाना तो जो बहुत बड़े कॉलम यूज किए जाते हैं, या कहीं पे कोई टावर देखना, बिजली टावर है, या आप देख सकते हो जो मोबाइल टावर होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कॉलम की तरह यूज़ किया जाता है, उसके नीचे बेस प्लेट यूज़ की जाती है। ये रेलवे स्टेशन पे आपको दिखाई पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। ये कंक्रीट का पेडेस्टल बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखो लोड कहाँ से आया, पी लोड आपने लगाया, इस कॉलम में आया, इस कॉलम से बेस प्लेट में गया, बेस प्लेट ने ट्रांसफर किया किसको, कंक्रीट ब्लॉक को, और कंक्रीट पेडेस्टल ने ट्रांसफर किया किसको, सॉइल को। तो ये सारी कहानी होती जाती है। तो आप देखोगे कि यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया और बढ़ गया, यहाँ एरिया और बढ़ गया, सॉइल में जाके और एरिया बढ़ गया। तो जितना ज़्यादा एरिया बढ़ता जाएगा, स्ट्रेसेस उतनी क्या होती जाएंगी, कम। इसीलिए फाउंडेशन का काम क्या होता है, टू ट्रांसमिट द लोड इन लार्जर एरिया। तो फाउंडेशन का काम होता है कि जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड होता है, जो आपके ऊपर की जो बिल्डिंग दिखाई पड़ती है, वो सारा का सारा लोड ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, सॉइल मास में, टू लार्जर एरिया, ताकि आपकी स्ट्रेसेस क्या हो जाएं, कम हो जाएं। अब बात कर लेते हैं, अब देखो ऑप्शन को पढ़ते हैं। लोडेड कॉलम आर सपोर्टेड ऑन द कॉलम बेस, यस, कॉलम के बेस पे ये ट्रांसफर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलम बेसेस ट्रांसमिट द कॉलम लोड, कॉलम बेसेस ट्रांसमिट द कॉलम लोड टू द कंक्रीट फाउंडेशन, यस, ये कंक्रीट का फाउंडेशन, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, ये भी बात सही है। नेक्स्ट अगर बात करें, सी कह रहा है कॉलम लोड इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑन द कंक्रीट। तो कॉलम का लोड यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया कुछ कम है, क्योंकि इसकी देखो विड्थ क्या है, कम है, कंक्रीट की विड्थ मैंने और बढ़ा दी, तो इससे क्या होगा, लार्जर एरिया में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑप्शन टू बी करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चल, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। आगे बात करते हैं, तो इसका आंसर आपको क्या लगाना है, डी। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्ट अप कॉलम। इस क्लास को मैंने डिस्कस भी किया था। तो कुछ बैटन ऐसे देखने में लगता है, यह है बैटन की कहानी, दिस इज द बैटन, यह है आपका बैटन। फिर आपने देखा था कि यहाँ पे बैटन का यूज करते हैं, इस तरीके से बैटन आपका रहता है, यह है बैटन। आप इस तरीके से बैटन को बनाते थे। तो मिनिमम नंबर आप लोग यहाँ पे लेते थे 4, मिनिमम नंबर ऑफ बैटन होने चाहिए 4। कैसे बैटन दिखाई पड़ता है, एक ये बैटन, 2 3 4। अब इसके बीच में बे होता है, ये दिस इज कॉल्ड बे, दिस इज कॉल्ड बैटन। तो बैटन होते हैं 4 और बे होते हैं 3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि बैटन जो है आपका मिनिमम नंबर ऑफ, अगर आपको डिज़ाइन करना है किसी प्रकार से बैटनिंग को, तो मिनिमम कम से कम 4 होने चाहिए। उसके बाद 4 से आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 5 6 7 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो, वैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम नंबर ऑफ बेस बराबर 3। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये बैटन की कहानी थी। अभी तक हमने 7 क्वेश्चन डील किए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस, चलो आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस, 8th नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो सारी चीज़ें ना डायग्राम से ज़्यादा बेटर याद रहती हैं। थ्योरी जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर आपने किसी चीज़ को डायग्राम के फॉर्म में याद किया है तो फिर वो सारी चीज़ें बोलती नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं
क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो गए, दिस इज द। चलो अब बात कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन तक हमने डील कर लिया है, सॉरी 7 तक डील कर लिया। एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग डील करते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं पहले। क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 SSC जी 2017 में ही पूछ लिया SSC जी। चल, टू कीप द इंटेंसिटी ऑफ, टू कीप द intensity of bearing pressure between the column base and concrete compressive stress and concrete compressive stress to vary from 0 to, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 0 to 2p divided by bl, the ratio of movement capital M, to the axial load, ये क्वेश्चन आपको 100 में भी मिल जाएगा। लोड P should be, चलो ए ऑप्शन है, दिस इज द L/2, बी ऑप्शन है L/3, सी ऑप्शन है आपके सामने L/4 और डी ऑप्शन आपके सामने है L/6। ये सारी कहानी आपको बता रखी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये IES में कई बार पूछा गया, 4 बार पूछा गया। तो ये IES में पूछा गया है 2005, 2007, फिर उसके बाद में 1999 में पूछा गया था और फिर 2015। तो ये 4 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या है, इस क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। इन आ गसेटेड बेस, गसेट से लगाया गया है, गसेटेड बेस, when the end of column is machined finish, वही कहानी आ गई जो थ्योरी क्लास में डील किया था। machined smooth for complete bearing, the axial load is transferred to base slab, पहला ए ऑप्शन, fully through fashioning, फैशनिंग का मतलब समझते हो, कनेक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं फैशनिंग। जैसे बोल्ट, रिवेट, वेल्ड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बी, फुल्ली बाई डायरेक्ट बेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी,
सी ऑप्शन कह रहा है 50% बाई डायरेक्ट बियरिंग एंड 50% थ्रू fastening. Next point to be discussed, D point, 60% by direct bearing and 40% through fastening. चल, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं, वो यहीं पे लिख लेते हैं ताकि आ जाएगा अपना क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि आप IAS 1999 में पूछा गया, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग statements, कॉमा, अग्रिलेज फाउंडेशन, इसको मैंने थ्योरी में डील भी किया था। अग्रिलेज बेस इज चेक फॉर किसके लिए चेक करते हैं? देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, वन नंबर, बेंडिंग, दूसरा है शियर, उसके बाद तीसरा है, दिस इज द 2 नंबर, दिस इज द 3 नंबर, कंप्रेशन, दिस इज द कंप्रेशन, और 4 नंबर है वेब क्रिपलिंग। जब तक आपको ये ना पता हो कि यहाँ पे ग्रिलेज बेस में क्या यूज़ करते हैं, भाई बीम यूज़ करते हैं, कॉलम यूज़ करते हैं, तब तक आपको सारी कहानी क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो एक पिक्चर आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि एक ऐसा डायग्राम था। फिर कहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन में बोला है दिस इज द 1 and 4, बी ऑप्शन कह रहा है 1 and 3, सी ऑप्शन कह रहा है 2, 3 and 4, और डी ऑप्शन कह रहा है 1, 2 and 4। चल अब एक एक करके देखते हैं सारे क्वेश्चन को कैसे इसको डील करना है। चल पहला क्वेश्चन है जो कि आपका 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका SSC JEE में पूछा गया 2017 में। टू कीप द इंटेंसिटी ऑफ बेयरिंग प्रेशर बिटवीन द कॉलम बेस एंड द कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वेरी फ्रॉम 0 to 2P/BL, द रेशियो ऑफ मूवमेंट टू एक्सियल लोड। तो पहले आपको ये बताओ यहाँ पे उसने क्या पूछा है, मूवमेंट पूछा है और एक्सियल लोड। इसका मतलब है कि आपके कॉलम पे मूवमेंट भी आ रहा है और एक्सियल लोड भी आ रहा है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, देखो मैं बना के डायग्राम से क्लियर कर रहा हूँ, दूसरे मार्कर से लिखता हूँ। चल कहानी कुछ ऐसी है, ये है आपके पास कॉलम, दिस इज द कॉलम, ठीक, ये बेस प्लेट आप यूज करोगे और उसके नीचे आप क्या यूज करते हो, कंक्रीट यूज करते हो। चलो ये है कंक्रीट। अब देखो इसका लोड क्या कहा, मूवमेंट भी आ रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे लोड जो है ना एसेंट्रिक आया थोड़ा सा, पी लोड, और ये है CG ऑफ कॉलम सेक्शन,
इसका ये हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। ठीक, तो इस पे जो लोड आएगा वो आएगा P और बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा M। कितना आएगा M? P इंटू E का। ये कहानी क्लियर है? और आपसे पूछा क्या है, रेशियो ऑफ मोमेंट M टू एक्सियल लोड P। तो आप देख सकते हो कि M बाई P को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड E। ठीक, चलो अब देखो कंक्रीट के ब्लॉक के नीचे मैं डायरेक्ट स्ट्रेसेस को लिख रहा हूँ, हालांकि मैंने इसको थ्योरी में डील किया है फिर भी, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। ये है, दिस इज कॉल्ड P, इसकी मान लेते हैं विथ दिस है, ओके, और लेंथ हम मान लेते हैं L है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से कहानी निकल के आपकी आ जाती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये कॉन्टैक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिसकी इंटेंसिटी आप लिखोगे P डिवाइड बाई A, दैट इज कॉल्ड P डिवाइड बाई LB। जो भी एरिया रेजिस्टिंग होगा L इंटू B आएगा। चलो, अब उसके बाद बेंडिंग की वजह से भी स्ट्रेसेस आएंगी। तो आप देखोगे इस CG के इस साइड में कंप्रेशन आएगा और इस साइड में टेंशन आएगा। तो आप कंप्रेशन टेंशन का डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, टेंशन का नेगेटिव, कंप्रेशन का पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, दिस इज द नेगेटिव। ठीक, और ये इंटेंसिटी होगी M डिवाइड बाई Z, क्योंकि स्ट्रेस होता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, M बाई Z, और ये भी हो जाएगा M बाई Z। ठीक, चलो अब यहाँ से आप निकाल लोगे सारी कहानी। कैसे? अब देखते हैं। अब दोनों को सुपर इम्पोज कराओ। ये डायग्राम आपका देखो, ये यहाँ पे टेंशन है तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो इसको हम ऐसा लिखें, क्योंकि इसको कंप्रेशन को हम पॉजिटिव मानना है। इसको उठाइए, इसके ऊपर रखिए। जब इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव से कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, तो कम हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो रिजल्टेंट डायग्राम निकल के आएगा वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, वो कुछ इस तरीके से ये डायग्राम निकल के आएगा, जिसमें आप देखोगे क्या, इसमें आपका निकल के आएगा, दिस डायग्राम इज इंटेंसिटी आएगी, दिस इज द P बाई, दिस इज कॉल्ड एरिया माइनस M बाई क्या हो जाएगा, Z। ये निकल के आ जाएगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, चल, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज आपका आएगा क्या, दिस इज आएगा P बाई एरिया प्लस M बाई Z। सो में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये बेंडिंग की वजह से स्ट्रेसेस हैं और ये डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं जो कि डायरेक्ट लोड P काम कर रहा था। अब क्वेश्चन अपना पढ़ो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सब समझा रहा हूँ, ये सब जल्दी हो जाएगा आपका। कंप्रेसिव स्ट्रेस टू वेरी फ्रॉम 0 टू 2P बाई BL। अब 0 कैसे आएगा और 2P कैसे आएगा, देखो क्या हो रहा है। अगर हम एक आपके पास स्ट्रेस P बाई M है, P बाई A माइनस M बाई Z है, और एक है P बाई A प्लस M बाई Z। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, इस इंटेंसिटी को और इस इंटेंसिटी को जोड़ दूँ, तो आप देखोगे इसका जो डायग्राम अब बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, ये आ जाएगा आपका 0। कैसे आया 0, देखो P बाई A माइनस M बाई Z, दूसरा प्लस कर रहे हैं P बाई A प्लस M बाई Z। उसने कहा है कि आपको 0 करना है, 0 ऐसे ही हो सकता है, कैंसिल आउट, एरिया आएगा 2P बाई A, दैट इज 2P डिवाइड बाई B इंटू L। तो 0 इंटेंसिटी एक साइड में हो गई और 2P बाई क्या हो गया, BL। तो ये हो जाएगा जो डायग्राम बन के आएगा 2P डिवाइड बाई BL। अब चलो सारी कहानी देख लेते हैं। अब मेरे को निकालना क्या है, यहाँ पे रेशियो ऑफ मोमेंट P टू दिस। अब आप देखो यहाँ पे टेंशन 0 किया गया है। अब ये टेंशन अगर 0 किया गया है, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, टेंशन को 0 करने के लिए जो निगेटिव वाली वैल्यू थी P बाई दिस इज सिग्मा T टेंशन, इसको मैं 0 करता हूँ, दिस इज 0। तो M बाई Z इज इक्वल टू P बाई A हो जाएगा। चलो M की जगह लिख सकते हो क्या, M तो निकालना है, तो मैं लिखूंगा M डिवाइड बाई P इज इक्वल टू Z बाई A। Z को क्या लिख सकते हैं, Z होता क्या है, BD स्क्वायर बाई 6 होता है। यहाँ पे आप देखोगे क्या हो जाएगा आपका, दिस इज ऑप्शन L के फॉर्म में दिया है। चलो तो यहाँ पे आप लिखोगे Z की जगह पे लिखोगे BL स्क्वायर डिवाइड बाई 6, एरिया लिखोगे B इंटू L। तो B से B कैंसिल, L से L कैंसिल, तो आपको M बाई P की जो वैल्यू निकल के आएगी, दिस इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी, और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है दिस इज कॉल्ड L बाई 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, L बाई 6।
अब देखो रेक्टेंगल वगैरह होगा तो हमेशा आंसर आपका ज़्यादातर केसेस में अगर एसेंट्रिसिटी पूछा है तो L/6 ही होता है। क्यों? क्योंकि BD²/6 होता है, क्योंकि यही टर्म तो बचता है सिर्फ कांस्टेंट, तो BD²/6 की वजह से आंसर क्या आता है? L/6 आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको सोम में मिल जाएंगे जब कॉलम चैप्टर आप पढ़ोगे। तो कितनी कहानी समझाने के लिए आपको पूरी बातें बतानी पड़ गई। ठीक, चल फिर क्या कह रहा है, इन अ गसेट बेस व्हेन द एंड ऑफ कॉलम इज मशीन। यहाँ पे आपने क्या कर रखा है? स्मूथ कर रखा है। यहाँ पे आपने मशीन कर रखा है, स्मूथ कर रखा है, इस तरीके से आपने स्मूथनिंग कर रखी है। ठीक, उसके बाद में कंप्लीट बेयरिंग द एक्सियल लोड इज ट्रांसफर टू बेस स्लैब। जो एक्सियल लोड आ रहा है पी लोड, उसको कैसे ट्रांसफर करोगे? अब इस केस में आपको मोमेंट नहीं रखना है, सिर्फ आपको लोड लगाना है। क्या लगाना है? लोड लगाना है। इस लोड की वजह से क्या बोला? पहला, फुल्ली थ्रू द फास्टनिंग। अब ये फास्टनिंग क्या होता है? फास्टनिंग होता है, वेल्ड होता है, बोल्ट हो सकता है, रिवेट हो सकता है, एक कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं फास्टनिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बी है फुल्ली बाय डायरेक्ट बेयरिंग। क्या डायरेक्टली ये बेयरिंग किससे ट्रांसफर करता है? नहीं। अगर हमने इसको मशीन कर रखा है तो 50% तो ये ट्रांसफर करेगा यहाँ से, 50% ट्रांसफर कर देगा इसके मशीन से जो आपने यहाँ पे मशीनिंग कर रखी होगी, और 50% अगर आपने वेल्ड कर रखा होगा या आपने कोई रिवेट इसको कनेक्ट कर रखा होगा कुछ इस तरीके से, तो 50% वहाँ से ट्रांसफर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से आप देखोगे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। तो IAS में ये 3-4 बार पूछ चुका है। तो ध्यान है, जब मशीनिंग करते हैं तो 50-50 ट्रांसफर होता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि IAS 1999 में पूछा गया, 1999 में। क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ ग्रिलेज। किसके बारे में बात करें? ग्रिलेज के बारे में बात करें। एक ग्रिलेज क्या होता है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था, तो हम लोग डील कर रहे हैं ग्रिलेज के बारे में। तो ग्रिलेज बेस प्लेट के बारे में किसके लिए चेक करते हैं, मतलब हम डिज़ाइन जब करते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला है बेंडिंग, फिर शियर, फिर कंप्रेशन, फिर वेब क्रिपलिंग। पहले आप बताओ कि जब मैंने वहाँ पे डिज़ाइन किया था, जब क्रॉस सेक्शन को डिज़ाइन किया था तो वहाँ पे क्या क्या यूज़ किया था। तो बस इस डायग्राम को रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, चलो यहीं पे बता देते हैं। कुछ ही इस तरीके से कहानी थी, ये कॉलम बना देते हैं छोटा सा समझने के लिए। ये कॉलम हो गया, चलो ग्रिलेज है ना, तो ग्रिलेज में आप लोग क्या यूज़ करते हैं? ये बेस प्लेट हो जाएगी, ये आई सेक्शन आप यूज़ करते थे ऐसे करके, उसके बाद में फिर से नीचे आई सेक्शन होता था ऐसे करके। तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है ग्रिलेज फाउंडेशन। लोड आपका पी यहाँ पे इस तरीके से आपका लोड पी आता था। ठीक, तो इसमें हम लोग 2 तरीके के बीम यूज़ करते थे, इसको बोलते थे टियर 1 बीम, इसको नीचे वाले को बोलते थे टियर 2 बीम। अब आप बताओ बीम किसके लिए डिज़ाइन होती है? बीम की डिजाइनिंग आप लोग करते हो किसके लिए? एक तो बेंडिंग के लिए करते हो, दूसरा शियर के लिए करते हो। अब देखो बेंडिंग और शियर आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? देखो बेंडिंग मिल रहा है और शियर मिल रहा है, इसका मतलब 1 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो 1 2 किस में मैच कर रहा है? डी में मैच कर रहा है, तो इसको हम लगा के आगे निकल जाएंगे। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना कि वेब क्रिपलिंग कैसे आया। वेब क्रिपलिंग ऐसे आया, जब आप देखोगे क्या, ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये वाला जो आपको आई बीम दिखा रहा है, आई सेक्शन दिखाई पड़ रहा है, ये वाला आई सेक्शन जा करके इसके वेब पे अटैक करता है। ये ऐसे रखी जाती है, देखो ऐसे वर्टिकली रखा जाता है, ऐसे समझो। ये मैंने एक आई सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ सामने से, जैसे ये आई सेक्शन हो गया, और इसके परपेंडिकुलर आकर के आपने कोई एक और आई सेक्शन रख दिया, तो कुछ ऐसी कहानी होती है उसमें। अब मैंने बताया था कि आप गूगल से एक बार इमेज देख लेना ग्रिलेज की, तो आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। सपोज दैट कि ये एक रेल सेक्शन है, जैसे रेल आपने देखा होगा रेल सेक्शन को, ये एक रेल सेक्शन जो कि आई सेक्शन होता है, मैंने दूसरा रेल सेक्शन ऊपर से रख दिया। ठीक, तो क्या होगा कि जो ये वेब है इसकी दूसरे वाले की आई सेक्शन की, वो इसके फ्लेंज पे काम करती है। जब इसके फ्लेंज पे काम करती है तो इसके बकले होने के चांस रहते हैं, इसलिए वेब की इसकी बकलिंग हो सकती है। इसलिए यहाँ पे इसको डिज़ाइन करने के लिए आपको वेब की बकलिंग को भी ध्यान, या वेब क्रिपलिंग भी बोलते हैं इसको, वेब क्रिपलिंग बोलो या वेब यहाँ पे आपको क्रिपलिंग बोलो, या आप इसको बोल सकते हो क्रिपलिंग के साथ साथ में बकलिंग भी बोल सकते हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट तो आपका ये आता है, देखो कैसे हुआ। जब ऊपर से लोड आएगा ना, तो ये वाला एक तरीके का पॉइंट लोड की तरह ट्रांसफर करेगा, और जहाँ पे भी किसी भी सेक्शन पे पॉइंट लोड काम करता है तभी आपका वेब क्रिपलिंग आता है, तभी आपका वेब बकलिंग भी आता है। तो ध्यान रहे, इसको क्रिपलिंग भी बोलते हैं, एक बार इसका टर्म क्रिम्पलिंग भी आता है। तो हम लोग बीम पढ़ेंगे तो बीम में पूरी कहानी समझाएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो, देखिए कंप्रेशन यहाँ नहीं आता है,
कंप्रेशन इसलिए नहीं आता क्योंकि देखिए कंप्रेशन के लिए इसलिए नहीं चेक करते हैं क्योंकि आपका जो बीम होता है वो कंप्रेशन में फेल नहीं करता है, क्योंकि जैसे कॉलम का लोड आएगा ये इसको ट्रांसफर करेगा और जितना कंप्रेशन आएगा वो फ्लेंज ले लेगा, तो इसलिए कंप्रेशन के लिए चेक नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है बेंडिंग, शियर और क्रिपलिंग, तो ये ऑप्शन हटा दो, तो इसलिए आपको सॉरी ये तो बेंडिंग है, कहाँ गया कंप्रेशन, ये ऑप्शन हटा दीजिए, बाकी सही है। तो 1, 2, 4 ऑप्शन आपका क्या हो जाता है करेक्ट। तो आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे करा सकूँ। चल आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 है, 10 तक तो हम पहुँच गए, 2-3 और क्वेश्चन कर लेते हैं। Next point to be discussed. अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन डील करेंगे, जो कि हो सकता है लेशिंग का है, मुझे लग रहा है। तो लेशिंग का क्वेश्चन है, उसको बता देते हैं क्योंकि वो IES में पूछा हुआ है, तो उसको डील कर लेते हैं। अब आपको स्टील में किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में डील कर दिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको यहीं से मिल जाएंगे, ज़्यादातर कहीं इधर उधर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप जा करके एक बार क्वेश्चन वाले जितने भी वीडियो होंगे उसको बार बार देख लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन की दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, डील करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर एक कन्वेंशनल क्वेश्चन क्लास को एंड करते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ग्रिलेज के बारे में डील कर लिया, एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया, IES 1997, उसके बाद 1999, उसके बाद 2011, इतनी बार रिपीट हुआ है। द मोस्ट क्रिटिकल consideration in the design of rolled column carrying axial load, carrying यहीं पे लिख देता हूँ ताकि समझा सकूँ, carrying axial load is the एक्सियल लोड आ रहा है तो उसके लिए कौन सा क्रिटिकल होगा, पहला ऑप्शन, पहला है द परसेंटेज इलॉन्गेशन at yield and the net cross sectional area अब ये तो आपको पता होगा नेट एरिया किसके लिए लेते हैं, सारी कहानी मैं पहले भी बता चुका हूँ। बी ऑप्शन है दैट इज क्रिटिकल बेंडिंग स्ट्रेंथ, strength based on the critical bending strength and axial yield strength of the material, ठीक। चल सी क्या कह रहा है,
buckling strength based on buckling strength based on buckling strength based on the net area of the cross section, area of cross section, area of the section, area of the section. This is C option. Buckling strength based on a net area of the section, of the section, ठीक है, and percentage elongation, and percentage elongation, percentage elongation at ultimate load, ultimate load. चल लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड ऑन होती है, बेस्ड ऑन स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो एंड ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर। ठीक है, ये सारी कहानी बता दी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में टिपिकल लग रहा होगा लेकिन अभी एक लाइन में सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आपका, जो कि आपका आईएएस में पूछा गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजाइन ऑफ लेसिंग कॉलम। कंसीडर द following statement consider the following statement about design of lacing column। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, बड़ा अच्छे सारे तरीके बता रखे हैं और सारे आपने पढ़ भी रखे हैं। सिंगल लेसिंग सिस्टम ऑन अपोजिट प्लेन shall be preferably be in the same direction, to that one is shadow of other, that one is shadow of other। ये सारी कहानी मैंने डील कर रखी थी जब मैंने बताया था कि मिरर इमेज होना चाहिए, वही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, इसको 1-2 फॉर्म में करो, एक ए फॉर्म में नहीं है, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। 2 है लेसिंग बार शुड बी फ्लैट सेक्शन, ये बात सही है। लेसिंग बार शुड बी फ्लैट सेक्शन, क्योंकि आपने फ्लैट ही तो यूज किया था, तो फ्लैट सेक्शन ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको क्लियर हो गई। अब चलो उसके बाद तीसरा ऑप्शन कह रहा है द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार फॉर कंप्रेशन के लिए यूज करो, shall not exceed 180, shall not exceed 180।
ठीक, चल चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? चौथा ऑप्शन कह रहा है द लेस्ड कंप्रेशन मेंबर आर टू बी प्रोवाइडेड विथ द लेस्ड compression member laced compression member that is are to be provided the laced compression member are to be provided with tie plate at the ends चलो सारी कहानी देखते हैं। फिर उसने क्या कहा है, इसमें से कौन कौन सी बातें सही है। इसने पूछा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। चलो मैं ऑप्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसी कहानी को मैंने यहाँ पे फॉर्म में कर दिया। 1 ओनली, बी ऑप्शन है 1 and 3, सी ऑप्शन है 2 and 4 और डी ऑप्शन है 1 and 4। चलो ये कहानी उसने बता रखी है। चलो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आईएएस में आया है, ये भी आईएएस में आया है। पहला द मोस्ट क्रिटिकल, देखिए 3 बार पूछा गया है और आपके एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट क्रिटिकल कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ रोल्ड कॉलम कैरिंग एक्सियल लोड, परसेंटेज इलांगेशन एट यील्ड एंड नेट एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या आप बताओ, अभी तक मैंने जितने भी मेंस में क्वेश्चन डील किए तो कहीं पे भी क्या आपने नेट एरिया कंसिडर किया? नहीं किया। हर जगह ग्रॉस एरिया कंसिडर करते हैं। तो जहाँ जहाँ पे नेट एरिया होगा वो टेंशन के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्राइटेरिया जो होता है परसेंटेज इलांगेशन एट यील्ड एंड द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया टू बी डिजाइंड फॉर आपका टेंशन मेंबर, तो ये होता है डिजाइन टेंशन के लिए। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्रिटिकल बेंडिंग स्ट्रेंथ एंड एक्सियल यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, अब ये बेंडिंग को भी नहीं कंसिडर करते तो ये भी हटाइए। बकलिंग स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द नेट एरिया, अब ये नेट एरिया जहाँ जहाँ लिखा होगा वो आंसर नहीं हो सकता, तो नेट एरिया हटाओ। जहाँ ग्रॉस एरिया होगा द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस्ड ऑन द सिलेंडरनेस रेशियो, हाँ सिलेंडरनेस रेशियो का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर सिलेंडरनेस रेशियो आपका जितना कोड ने डिफाइन किया अगर उससे कम आपने ज़्यादा कर दिया तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसलिए सिलेंडरनेस रेशियो को प्रॉपर टेक केयर करते हैं। उसके साथ में आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जो होता है वो ग्रास होता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पे ग्रास एरिया लेते हैं, ओके, और यहाँ पे लेमडा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। इसको समझना तो ऐसे समझो, लोड कैरिंग कैपेसिटी जब हम निकाल रहे थे तो एरिया ले रहे थे जो कि ग्रास आ रहा था इनटू जो इसकी स्ट्रेस होती थी परमिसिबल स्ट्रेस, जिसको मैं FCD बोल देता हूँ। चलो तो ये हम लोग करते थे। तो आपने देखा था पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया लेते थे, कहीं पे भी नेट एरिया होल का एरिया नहीं सपरेट करते थे। तो इस बात का एकदम दिमाग में बैठा लो, टेंशन और कंप्रेशन में यही डिफरेंस होता है। चलो उसके बाद में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिजाइन ऑफ लेशिंग कॉलम। किसकी बात कर रहे हैं? डिजाइन की बात कर रहे हैं, वो भी लेशिंग की बात कर रहे हैं। अब ये क्या है इसको देखते हैं। सिंगल लेसिंग सिस्टम ऑन अपोजिट प्लेन सेल बी, इसने क्या पूछा है? हाँ, सिंगल लेसिंग सिस्टम ऑन अपोजिट प्लेन सेल बी प्रेफरेबली इन द सेम डायरेक्शन टू दैट वन इज शैडो ऑफ अदर। हाँ, शैडो तो एक दूसरे की होती है क्योंकि मिरर इमेज मैंने बताया था। चलो उसके बाद दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। लेसिंग बार शुड बी फ्लैट सेक्शन। हाँ, लेसिंग बार क्या होते हैं? फ्लैट सेक्शन को यूज़ किया जाता है। ये एक बात एकदम सही है। अब दूसरा देखो किस में सही आ रहा है। एक तो दूसरा ये सही आ रहा है, उसके अलावा और कहाँ पे सही आ रहा है? दूसरा और कहीं सही नहीं आ रहा है। चलो इसको देखते हैं। द सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द लेसिंग बार कंप्रेशन सेल नॉट एक्सीड 180। क्या 180 मैंने पढ़ाया था? नहीं, ये 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया? 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेसिंग के केस में ये ऑप्शन आपका गलत। जब तीसरा गलत हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। चलो, लेस्ड कंप्रेशन मेंबर आर टू बी प्रोवाइडेड विथ टाई प्लेट एट द इंड्स। यस, टाई प्लेट का यूज हम लोग किए थे, तो टाई प्लेट का हम लोग यूज यहाँ पे करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है 2 and 4। अब पहले वाले में गलती क्या है देखो, द सिंगल लेस सिस्टम ऑन अपोजिट प्लेन
सेल बी प्रेफरेबली इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में नहीं करोगे, इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसे रखना पड़ेगा, एक का डायरेक्शन ऐसा होगा, दूसरे का ऐसा होगा, तब जाके आपका लेसिंग में आपका बन पाता है। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत। तो आंसर क्या होगा 2 और 4। फ्लैट भी यूज़ करते हैं, टाई प्लेट भी यूज़ करते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, 145। तो ये सारी बातें याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बचता है जो मेंस का है, उसको मैं डील कर लेता हूँ। ऑब्जेक्टिव तो मैंने लगभग डील कर दिया। अब तक हमने कम से कम टोटल 54-55 क्वेश्चन डील किए हैं, ठीक है। 55 क्वेश्चन आपको कंप्रेशन मेंबर में हमने डील कर दिए हैं। तो इतने क्वेश्चन आते हैं, इतना तो मैंने कभी आपको क्या कहते हैं, इतना तो ऑफलाइन में कभी डिस्कस नहीं हो पाता जितना कि आपको ऑनलाइन में इतने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन में आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इतना कभी भी ऑफलाइन में नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे टाउन की बाउंडेशन होती है कि भाई आपको कॉपी भी करना होता है। यहाँ पे कम से कम कॉपी करने का टाइम बच जाता है, नहीं तो इतना कॉपी करने के लिए आपको टाइम देते हैं हम 15 मिनट 10 मिनट, तब आप कॉपी कर पाते। तो इसलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आप क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। सारी कहानी मैंने समझा दी। चल अब आगे बढ़ते हैं। एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है जो कि बेस प्लेट से रिलेटेड है, उसको डील कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, बेस प्लेट के बारे में डील करते हैं। उसका एक क्वेश्चन है जो कि मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। बड़ा आसान रहता है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं ताकि हमारा कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, ठीक है। तो बेस प्लेट की डिज़ाइनिंग हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके साथ में हम लोग यहाँ पे उसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन रहता है, आपका 5 मिनट में आंसर आप निकाल सकते हो, और 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आना है, 15 नंबर तो मिनिमम है, ठीक है। तो उसको कर लेते हैं। जब पढ़ रहे हैं तो सही से पढ़ना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस हो गई तो पता चला 15 नंबर आपके चले गए। इसलिए हर एक चीज़ को डिस्कस करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस क्वेश्चन। $15 मार्क्स, 15 नंबर में वेटेज है। डिज़ाइन अ स्लैब बेस, क्वेश्चन नंबर 1 डील कर रहे हैं यहाँ पे। डिज़ाइन अ स्लैब बेस फॉर अ कॉलम, कॉलम के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या है कॉलम, ISHB। अब देख सकते हो कॉलम में कौन सा यूज़ किया जा रहा है, कॉलम पे हैवी लोड आता है, इसलिए इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। तो देखो आप जब भी ऑब्जेक्टिव, जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसी से भी आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये 350 दिया है, 350 दैट इज 350, ये हो गया जो आपका आई सेक्शन होगा उसकी डेप्थ होगी, ठीक है। फिर उसने बताया दैट इज एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर में इसका जो वेट होगा वो न्यूटन पर मीटर में होगा। सब्जेक्टेड टू अ फैक्टर्ड, सब्जेक्टेड टू आ फैक्टर्ड एक्सियल कंप्रेसिव लोड, सॉरी यहाँ पे एक्सियल कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड ऑफ 1500 किलोमीटर। एक चीज़ यहाँ पे अंडरलाइन करो, फैक्टर्ड का मतलब होता है आपको LSM से डिज़ाइन करना है, ठीक है, किलो न्यूटन। फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, ये आपको बता दिया। चलो पहला है, इसमें आपको निकालना केस 1 में क्या, लोड इज ट्रांसफर्ड टू, लोड इज ट्रांसफर्ड टू द बेस प्लेट, बेस प्लेट by direct bearing,
by direct bearing of column flange। चलो ठीक। उसके बाद में आपको कुछ और बता दिया है, ग्रेड जो स्टील का वो बता दिया है, ग्रेड FE 410, ठीक। उसके अलावा कंक्रीट जो बताया है M20 कंक्रीट है, ये कहानी आपको यूज़ करनी है। तो M20 अगर कंक्रीट होगा तो इसके लिए FCK कितना निकाल लोगे, ये आपने RCC में पढ़ा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो 20 मेगापास्कल निकल के आती है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस जो होती है वो 410 होती है मेगापास्कल, और जो यील्ड स्ट्रेस होती है वो 250 मेगापास्कल निकल के आती है। ये कहानी आपको बता देता है, क्वेश्चन में बता के देगा। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी हैं, हाँ, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको पता है, ये भी आपको बता देगा 1.1, ये है उसके लिए। और गामा दैट इज FMW वेल्ड के लिए, अगर आपने वेल्ड किया होता तो 1.25 शॉप बिल्डिंग, शॉप में अगर आपने इसको वेल्ड किया तब के लिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो। कई बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे भी देता है लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा आपको बता दिया है कि प्रॉपर्टीज़, आप इसकी प्रॉपर्टी देखिए। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में हैं तो दोनों बातें मैं बता देता हूँ। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में होंगे तो ये प्रॉपर्टीज़ जो ISHB की दी गई है ना, ये आपको टेबल से सर्च करनी पड़ेगी, लेकिन जो कंपटीशन में पूछा जाएगा तो वो बातें आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा। जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ ऐसे ही कहानी आपको दे के रखेगा। तो 710.2 न्यूटन पर मीटर। अब इसकी सारी कहानी देख लेते हैं। ये एक तरीके का आपका आई सेक्शन कुछ ऐसे है, दिस इज आई सेक्शन, ये आपको बता दिया है कि दिस इज द आई सेक्शन, ये है आपका आई सेक्शन, ये है आपका आई सेक्शन, कुछ इस तरीके से ये यूज़ किया गया। अब इसकी डेप्थ देख सकते हो 350 है, तो मैं इसको लिखूंगा 350। सारी प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ। चल, उसके अलावा इसकी सारी प्रॉपर्टी मेंशन की गई हैं क्या, इसकी थिकनेस ऑफ फ्लेंज जो है वो मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। थिकनेस ऑफ फ्लेंज दैट इज TF, वो ये थिकनेस होती है, दिस इज कॉल्ड थिकनेस TF। ये एवरेज थिकनेस ली जाती है, यहाँ पे नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज कितना दिया है 11.6 mm, ओके। तो ये कहानी दे रखी है, तो ये थिकनेस आपकी हो जाएगी 11.6 mm। उसके बाद में थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब ये आपको बताया है दैट इज TW इज इक्वल टू 10.1 mm। चल, आगे की जो कहानी है उसको देख लेता हूँ। डेप्थ ऑफ सेक्शन, डेप्थ ऑफ सेक्शन टू बी टेकन एज कैपिटल D इज इक्वल टू 350 mm, ये कहानी आपको बता दिया है। चल, उसके बाद में विथ ऑफ फ्लेंज, विथ ऑफ फ्लेंज, विथ ऑफ फ्लेंज दैट इज B सफिक्स में F इज इक्वल टू 250 mm। मतलब ये जो कहानी बताया है इसने बताया 250 mm। चल, ये कहानी सारी बता दी मेरे को, ठीक। और कुछ बताया नहीं। चल, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। कैसे लगाते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, हमारे पास फार्मूला होता है थिकनेस का TS इज इक्वल टू 2.5 W डिवाइड बाई FY डिवाइड बाई 1.1, A स्क्वायर माइनस 0.3 B स्क्वायर का होता है रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आपका निकल गया, ठीक। अब आपको क्या क्या चाहिए, FY गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, 1.1 गिवन था जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, जिसको मैंने यहाँ पे रख दिया। आप चाहो तो यहाँ पे मैं इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, कल को वो बदल देगा तो आपको ध्यान देना है, बोलेगा यील्डिंग में बोल दे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2 है तो आपको 1.2 पुट करना पड़ेगा। अगर 1.1 बोला तो 1. कुछ भी नहीं दिया तो 1.1 मानना। देखिए ये वाला फार्मूला मैं LSM से लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लोड किस में दिया है, फैक्टर्ड लोड दिया है, तो फैक्टर्ड दिया है इसलिए ये LSM से यूज़ कर रहा हूँ। इस कहानी को मैं मेंशन कर देता। अगर WSM से होता तो FY अपान गामा M0 की जगह पे सिग्मा BS यूज़ करते। चल, अब बात करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर करते हैं। ये कॉलम है जो कि आई सेक्शन ऐसा दिखाई पड़ता है, ये आई सेक्शन का ही पार्ट है। देखो वो कुछ इस तरीके से आपका बनाएगा। ये बेस प्लेट आपको जो डिज़ाइन करनी है वो ये बेस प्लेट है,
ये बेस प्लेट है, ठीक है। चलो ये बेस प्लेट हो गई आपकी, ये लोड आपका आ रहा है P जो आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे क्या बनाते हो, कंक्रीट का एक ब्लॉक बनाते हो, ये है कंक्रीट, ये आपने बना दिया कंक्रीट, ठीक। इसको वो इसकी डिज़ाइनिंग हमको करनी है बेस प्लेट की, बड़ा आसान है। ये कंक्रीट है, कंक्रीट यहाँ पे प्रेशर जनरेट करेगी जिसका नाम आप रखोगे क्या, W। यहाँ पे जो W होता है वो कांटेक्ट जो होता है बेस प्लेट और आपका कंक्रीट के बीच में जो कांटेक्ट होता है उसकी वजह से ये वैल्यू निकल के आती है जिसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये जो वैल्यू होती है वो A होती है, इसके दूसरे साइड B होती है। इसको मैं डायग्राम से बनाता हूँ टॉप व्यू से। आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसके माध्यम से आप समझिएगा। मैं यहीं पे बना देता हूँ। कैसे, ये देखो बेस प्लेट का डायग्राम मैं बना रहा हूँ लगभग समझने के लिए। ये है बेस प्लेट, ठीक। ये टॉप व्यू में आपको दिखाई पड़ेगी बेस प्लेट। टॉप व्यू में अगर आप देखोगे तो सामने से देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। अगर मैं इसको टॉप व्यू में बनाऊँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू में तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ये है आपका आई सेक्शन कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये आई सेक्शन हो जाएगा और इस आई सेक्शन में ये पार्ट आपका आई सेक्शन। बस समझने के लिए डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द आई सेक्शन, ये आई सेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आई सेक्शन हो गया। अब देखो यही आई सेक्शन था, इसको उठाया और ऐसे रख दिया टॉप पे, ऐसे ला करके ऐसे रख दिया और आपको एक कॉलम में दिखाई क्या पड़ रहा है, ये चीज़ दिखा रही है। ये एक तरीके का आई सेक्शन ही है, ये आई सेक्शन है जो कि आप सामने से देख रहे हो, लेकिन अगर आप टॉप से देखोगे तो कुछ आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये वाली बेस प्लेट आपको सामने से देख रहे हो, लेकिन टॉप से देखोगे तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगी, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे जो डिज़ाइन करना है स्क्वायर बेस प्लेट में डिज़ाइन करूँगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि ये स्क्वायर बेस प्लेट है, ठीक है। देखने में तो नहीं लग रही है, लेकिन कोशिश ये करूँगा कि ये स्क्वायर बेस प्लेट है। थोड़ा डायग्राम और बड़ा बना देता हूँ ये, और नीचे का डायग्राम और बढ़ा देता हूँ ये। चल अब आपको देखने में थोड़ा सा स्क्वायर लग रहा होगा, मतलब स्क्वायर का मैं मान रहा हूँ कि ये भी B है कैपिटल और ये भी क्या है कैपिटल B, ये कैपिटल B हो गया, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास जो प्रोजेक्शन था A और B, एक ये प्रोजेक्शन हो जाएगा, कहीं पे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द A, दिस इज द B। चलो सबसे पहला काम ये करो, हमको कम से कम ये पता चल जाए कि ये जो B है ये कितना है। ये हमको अभी पता ही नहीं, यही तो डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन का मतलब ये है कि ये कितना एरिया लेगा, जो भी बेस प्लेट है ये हमको पता होना चाहिए, और कितनी इसकी थिकनेस है वो मुझे पता होनी चाहिए। तो मेरे को जो डिज़ाइन करना है वो इसकी थिकनेस डिज़ाइन करना है, बेस प्लेट की थिकनेस ऑफ बेस प्लेट जो कि स्टील की बनी होती है, प्लस कितना एरिया रखना है वो डिज़ाइन करना है। तो आप बताओ आपको क्या क्या गिवन है। कंक्रीट का आपको स्ट्रेस दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो भी एरिया आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, दिस इज द एरिया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैसे निकालोगे कंक्रीट की बियरिंग स्ट्रेंथ, कैसे निकालोगे, आपके पास फार्मूला होता है जिसका मैंने यहाँ पे दे देता हूँ। कंक्रीट की बियरिंग स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.45 FCK, ये होता है। ये कोडल प्रोविज़न है और आपने पढ़ रखा होगा आरसीसी में भी कि जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेते थे टॉप मोस्ट फाइबर में वो 0.45 FCK ही लेते थे आप। तो वही चीज़ यहाँ पे भी ली गई है, ठीक है। तो जैसे आपने वहाँ पे देखा होगा कि जब स्ट्रेस लिखते थे, आरसीसी को मैं याद दिलाता हूँ थोड़ा सा, हो सकता है आप भूल गए हो, तो कुछ इस तरह ये कितना लेते थे 0.45 FCK, वही ली जा रही है, ठीक है। कंप्रेशन में इसलिए 0.4, क्योंकि यहाँ कंप्रेशन है इसलिए 0.45 FCK। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि कितना वैल्यू आएगी, 0.45 इंटू दिस वैल्यू इज 20, ये आएगा 9 न्यूटन पर mm²। चलो अब एरिया रिक्वायर्ड फॉर द बेस प्लेट, नेक्स्ट बात करते हैं एरिया रिक्वायर्ड फॉर बेस प्लेट कितना आएगा। देखिए एरिया रिक्वायर्ड को मैं ए रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ, ठीक। चलो अब ये कितना आएगा, जितना कॉलम लोड आ रहा होगा, जितना कॉलम लोड आ रहा होगा और जितना यहाँ पे स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया इक्वल टू लिख सकते हो क्या, लोड
लोड, या इसको नाम क्या दिया गया, इसको कुछ नाम दिया गया, चलो लिख देता हूँ, लोड या फैक्टर्ड लोड यहाँ पे है तो फैक्टर्ड ही रखेंगे क्योंकि आप एलएसएम से यूज कर रहे हो, तो इसको बोलोगे फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाय बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बियरिंग, क्योंकि जिसके ऊपर बेस प्लेट टिकी हुई है उसी की स्ट्रेंथ लेना है, सॉइल की नहीं लेना, क्योंकि कंक्रीट जो है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो जो सपोर्ट करेगा वही रजिस्ट करेगा। तो फैक्टर्ड लोड अपॉन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये आप पुट कर सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं फैक्टर्ड लोड कितना है, 1500 किलो न्यूटन है, शायद मुझे लग रहा है 1500 किलो न्यूटन। इसको कन्वर्ट कर लिए न्यूटन में, 15,000, चलो 9 है ये न्यूटन में है, तो इसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो इसका आंसर निकल के आता है लगभग 1.66 10⁵ mm स्क्वायर। अब आपने डिज़ाइन क्या किया, स्क्वायर है, स्क्वायर मानोगे तो इसको क्या करोगे, b इंटू बी स्क्वायर। इस वाले बेस देखो ये है b डायमेंशन, ये भी b डायमेंशन है, तो इसका एरिया क्या होगा, b इंटू बी स्क्वायर का एरिया। अच्छा इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ ताकि मेरी चीज़ें आसान हो जाए, इसको मैं मीटर में लिख सकता हूँ 1.66 मीटर स्क्वायर, तो b की वैल्यू होगी √1.66। चलो इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट आपकी निकल के आती है 400.408 मीटर। तो मैं इसको प्रोवाइड करूंगा लगभग, दैट इज़ मान लेते हैं लगभग इसको प्रोवाइड करने के लिए, ये अगर mm में लिखोगे तो लगभग 408 mm आएगा, लेकिन मैं इसको बढ़ा के प्रोवाइड करूंगा ताकि हमारा कोई जो डिज़ाइन हो सेफर हो, तो मैं इसको 420 mm मान लेता हूँ। चलो अब मेरी कहानी आसान हो गई, इसका मतलब इधर से भी 420 है mm है और इधर से भी कितना है 420 mm। अब आप बताओ आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखो ये जो डायमेंशन है ना, ये वाली डायमेंशन, ये मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये 250 है कि नहीं, तो ये 250 आप लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद में ये डायमेंशन आपको 350 दिया है तो आप 350 लिखिए। आप देख सकते हो ना, इसको आपको क्लासीफाई किया था 350 है ना, तो 350 आपने लिख दिया। और आपको चाहिए क्या, प्रोजेक्शन चाहिए, कैसे निकालोगे वो चीज़ देखते हैं। देखो अगर मैं टोटल में से 420 में से 350 हटा दूँ तो जो बचा होगा वो ये बचा होगा और ये बचा होगा, और दोनों साइड प्रोजेक्शन सेम है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ए की जो वैल्यू है वो आप लिखोगे ए इजकल टू, हो सकता है कि देखिए यहाँ पे लॉन्गर और कम ज़्यादा हो सकता है तो उसको चेंज कर लेंगे। इसको देखिए इसमें हम ये चेक करेंगे कि लॉन्गर को हम लोग ए मानते हैं, तो हो सकता है कि लॉन्गर ये ना करके ये वाला आ जाए, तो इसको हम लोग ए कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता है ये 350 है, तो 350 में से सेपरेट करोगे और एक सेपरेट करोगे ये, तो देखते हैं क्या आता है। देखो सबसे पहले मैंने सेपरेट किया तो ये है आपका 420 माइनस 350 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आपका जो निकल के आता है अप्रॉक्सीमेट, यहाँ से ए और बी की वैल्यू जो निकल के आती है, एक मिनट वेट, हाँ ये वैल्यू निकल के आती है आपकी 35 mm। तो आप इसको ए नहीं बोल पाओगे क्योंकि ये कम हो गया। और दूसरा बी है, उसको मैं लिख रहा हूँ 420 माइनस 250 डिवाइड बाई 2 इजकल टू, दिस इज़ 85 mm। क्या आप इसको बोल पाओगे ए और बी? नहीं। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने डेफिनेशन दिखाई थी क्या, कि ए होगा आपका क्या, लॉन्गर प्रोजेक्शन या हायर प्रोजेक्शन, तो आप इसमें नहीं लिख पाओगे, तो आप क्या करो, इसको चेंज करो, ए इसको कर दो और इसको बी कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और बी की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि फार्मूले में वैलिड फिर नहीं होगा। तो दिस इज द बी, इसको बी लिखता हूँ, इसको ए लिखता हूँ, ठीक है। जो भी बड़ा आएगा उसको ए मानेंगे और जो कम आएगा उसको बी मानेंगे, सिंपल डिफिनेशन, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं। अब देखो कई बार क्या होता हो सकता है भाई स्क्वायर ना मान के हम रेक्टेंगल मानते, और हमारे केस में जो वैल्यू है ना, ये वाली जो साइड आपको 420 है, ये आगे 800 आ जाती, तो यही वाला वैल्यू ज़्यादा आ जाता, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। चलो अब मैं क्या करूँगा कि आपको डिज़ाइन का ए बी मिल गया, अब आपको डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। चलो अब थोड़ा सा मैं रफ करूँगा यहाँ पे चीज़ों को, आप चाहो तो इतना कॉपी कर सकते हो, बाकी हम आगे सारी चीज़ें बता दें। चल इतना आपने लिख लिया होगा आई होप। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं सारी कहानी बताता हूँ। लगभग हमारी डिज़ाइन कंप्लीट ही है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हो रहा है, आपको डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू कैसे निकलेगा। अब आपने एरिया प्रोवाइड कितना कर दिया,
एरिया रिक्वायर्ड कुछ और था, प्रोवाइड कुछ आपने और किया है। प्रोवाइड किया है 420 क्रॉस 420, ये एरिया हो जाएगा mm²। अब आपको चाहिए कि W, तो यहाँ पे W क्या है, W दैट कैन बी टेकन एज, दिस वैल्यू इज टेकन एज, इसको बोलते हैं बियरिंग प्रेशर, बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट। तो दिस इज कॉल्ड बियरिंग प्रेशर। बियरिंग क्यों? क्योंकि बियरिंग स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, दो एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट, बियरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P अपॉन एरिया प्रोवाइडेड। चलो P कितना था लोड, 1500 किलो न्यूटन डिवाइड बाई 420 इंटू 420, ये आपका अप्रॉक्सीमेट निकल के आता है 8.50 न्यूटन पर mm², जो कि आपका लेस होना चाहिए किससे, 9.0 न्यूटन पर mm² से। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि ये है आपका डेवलप्ड, और ये आपने किया यहाँ से डिज़ाइन किया था 9, ये कहता है इतना। तो जो कंक्रीट की कैपेसिटी है उससे हमेशा जो डेवलप्ड होना चाहिए वो कम ही होना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू निकल के आई 8.5 न्यूटन पर mm²। तो ये कहानी आपको पता चल गई। अब सब कुछ तो पता है, टी थिकनेस फार्मूला, T इज इक्वल टू 2.5 W ब्रैकेट में A² माइनस 0.3 B² डिवाइड बाई दैट इज Fy डिवाइड बाई 1.1। चलो पुट करते हैं, 2.5 W की वैल्यू आपके पास है कितना, आपने अभी निकाला, दैट इज 8.5, 9 नहीं रखना है क्योंकि जो डेवलप्ड हुआ है उसी के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, इंटू ए की वैल्यू 85 माइनस 0.3 35 का स्क्वायर डिवाइड बाई Fy 250 फैक्टर ऑफ सेफ्टी यील्डिंग में 1.1। चलो ये सॉल्व करोगे, अप्रॉक्सीमेट आपका निकल के आता है, ये निकल के आएगा आपका, हाँ ये वैल्यू निकल के आती है 25.32, इसको मान लेते हैं 28 mm। और ये जो वैल्यू होनी चाहिए ना, ये दिस इज़ लेस दैन 11.6 mm। ऐसा क्यों बोले? देखो 11 पॉइंट्स क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, तो आपकी जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है ना, ये वाली थिकनेस, ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस से जो हमेशा ये क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके टिक पाएगा ना। कल को आपने क्या किया, इसकी थिकनेस से कम हो गई तो इसको किसके ऊपर टिकाओगे, यही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो क्रश हो जाएगी कंक्रीट। इसलिए आपकी जो कंक्रीट का आपने जो बेस प्लेट आपने बनाया है, देखो यहाँ पे जो ये बेस प्लेट आपने बनाया है, क्योंकि इसकी आपकी थिकनेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि कॉलम इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा जो बेस प्लेट है उसकी जो थिकनेस आनी चाहिए वो आपकी फ्लेंज की आई सेक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप कितना सेक्शन प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ पे हेंस प्रोवाइड बेस प्लेट, हेंस प्रोवाइड बेस प्लेट, कितना प्रोवाइड करोगे बेस प्लेट, 420 इंटू 28 है। तो ये प्रॉब्लम है, देखने में आपको टफ लग रहा होगा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये बस किसी तरीके से BA निकाल लो लेंथ बेस, उसके बाद BA निकालना होता, बाकी सब आसान होता। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड्स आता है। तो कंप्रेशन मेंबर मैंने फुल्ली कंप्लीट किया, सारी प्रॉब्लम डिस्कस की, चाहे वो मेंस की हो, चाहे वो प्री की हो, चाहे वो SSC JEE का हो, चाहे वो गेट का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका IAS का क्वेश्चन हो, सारी कहानी डील की। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं बीम के साथ में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बात करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।